नाजरीन आदाब, मैं हूं नीता सिंह। इस्तकबाल है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में, जिसमें हम आपको ऐसी तमाम स्कीम्स के बारे में बताते हैं जो हमारे फ़ायदे से जुड़ी हैं। सभी की ज़िंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जब उसकी उम्र ढलने लगती है और शरीर साथ नहीं देता है, स्वास्थ्य साथ नहीं देता है, कोई नौकरी नहीं होती है और ऐसे में ज़रूरत होती है पेंशन की। दरअसल मुल्क में लाखों लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी भर मेहनत मजदूरी करते हुए गुजार देते हैं, क्योंकि उनके पास कोई और दूसरा रास्ता ही नहीं होता है। और जब वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जिसे बुढ़ापा कहते हैं, तब बहुत ज़रूरत होती है पेंशन की। ऐसे लोगों के मुस्तकबिल को ध्यान में रख कर के मरकज़ी सरकार ने नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की है। ये स्कीम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत शुरू की गई है। अगर आप इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इस स्कीम को समझना होगा और ये तय करना होगा कि आप इस स्कीम के तहत कितनी रकम पेंशन के तौर पर चाहते हैं। उसी हिसाब से सरकार आपसे कुछ पैसे लेगी जो आपको किश्तों में देने होंगे। और एक बार जब सब्सक्राइबर के 60 साल की उम्र पूरी हो जाती है तो बुढ़ापे में पेंशन के तौर पर इनकम महफूज हो जाती है। तो आज हम बात कर रहे हैं नेशनल पेंशन स्कीम की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक खास मेहमान। हमारे साथ इस समय मौजूद हैं श्री सुप्रतिम बंदोपाध्याय जी, जो कि फॉर्मर चेयरमैन हैं PFRDA के। वेलकम टू आवर प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक में। धन्यवाद नीता जी। और मैं आप लोग को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि नेशनल पेंशन सिस्टम, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग, करोड़ों लोगों को अभी पेंशन मिल रहा है, इसके बारे में आप लोग बात करने के लिए मेरे को बुलाया। जी, हम आपसे इस स्कीम के बारे में तफसील से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले नज़र डाल लेते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट पर। पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट ने रिटायर हो रहे और रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के जीवन को एक नई ऊर्जा और क्षमता प्रदान करते हुए पिछले 4 वर्षों में अनेक प्रकार के कल्याणकारी कदम उठाए हैं। भारत सरकार द्वारा चलाए गए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को अपनाते हुए जहां पेंशन प्रक्रिया को सरल बनाया है, वहीं महिलाओं एवं डिसेबल्ड के सशक्तिकरण के लिए अनेक दिशा निर्देश जारी किए हैं। अर्धसैनिक बलों के लिए अनेक प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि वे रिटायरमेंट के बाद सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। पेंशन मंजूरी प्रक्रिया में तीव्रता लाने के लिए इसकी अवधि को 2 वर्ष से घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया है। अब कर्मचारियों को उनके रिटायरमेंट के दिन ही कार्यालय के प्रमुख अधिकारी द्वारा पेंशन पेमेंट ऑर्डर दिया जा रहा है। अब पेंशनर के न रहने पर लंबी चौड़ी प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। सिर्फ डेथ सर्टिफिकेट बैंक में जमा करने से बैंक द्वारा फैमिली पेंशन जारी की जा सकती है। डिसेबल्ड बच्चों और भाई बहनों के लिए PPO में को ऑथराइजेशन की नई व्यवस्था करके उन्हें सशक्त बनाया गया है। पेंशन क्लेम फॉर्म जमा करने के दौरान किसी भी प्रकार के एफिडेविट अथवा गैजेटेड ऑफिसर्स द्वारा सत्यापन की जरूरत को खत्म कर दिया गया है। अब पेंशनर्स को फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस प्राप्त करने के लिए CMO के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। साथ ही फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की राशि को दुगना कर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया है। यदि पेंशनर्स की बेटी के डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स के दौरान पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो डाइवोर्स के बाद बेटी फैमिली पेंशन की हकदार होगी। अब सभी रिटायर होने वाले केंद्रीय सिविल कर्मचारियों की पेंशन प्रोसेसिंग भविष्य सॉफ्टवेयर के माध्यम से हो रही है। समय समय पर कर्मचारियों को SMS अलर्ट प्राप्त होने लगा है। सभी मंत्रालयों के लिए इसे अनिवार्य करके प्रक्रिया को आसान कर दिया गया है। अब रिटायर होने वाले कर्मचारियों को ऑफिस के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। पेंशन प्रक्रिया की सटीक जानकारी देने में ये डेटा सक्षम है। भविष्य सॉफ्टवेयर को सभी पेंशन बनाने वाले दफ्तरों से जोड़ दिया गया है। इसके होने से इलेक्ट्रॉनिक PPO संभव हो पाया है। पेंशनर्स के लिए विभाग ने पेंशन पोर्टल बनाया है। इसमें तमाम सुविधाएं दी गई हैं, जैसे कि CPN ग्राम्स, पेंशन कैलकुलेटर, मोबाइल ऐप की सुविधा और साथ ही सारे दिशा निर्देश डाले गए हैं। पेंशन पोर्टल पर पेंशन संबंधी जानकारी और शिकायतों को दर्ज किया जा सकता है।
जी सुप्रतिम जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ये नेशनल पेंशन स्कीम आखिर है क्या? नेशनल पेंशन सिस्टम या नेशनल पेंशन स्कीम जो भी आप बोले, ये चालू हुआ था 2004 में। पहले ये लागू हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स इसको अडॉप्ट किया है नेशनल पेंशन सिस्टम, और उसके बाद 2009 से इसको इंडिविजुअल के लिए जो है नॉन गवर्नमेंट पीपल, कॉरपोरेट्स, सबके लिए ओपन किया गया है। अभी तक जो है अगर एनपीएस आप देखेंगे तो करीब करीब 1,30,00,000 लोग एनपीएस के अंडर जुड़े हुए हैं। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि एक स्कीम जो है जिसको हम लोग कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम बोलते हैं, इसका मतलब है कि इसमें जो पेंशन लेना चाहेंगे उनको खुद को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और जहाँ एम्प्लॉयर है जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, उनके लिए उनके एम्प्लॉयर भी इक्वल अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं। जी सुप्रतिम जी, आपने बताया कि आखिर ये नेशनल पेंशन स्कीम क्या है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये ओल्ड पेंशन स्कीम से अलग है, डिफरेंट है? जब ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में आप पूछ रही हैं तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। ओल्ड पेंशन स्कीम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए लागू था 2004 1 जनवरी तक। 1 जनवरी 2004 के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक न्यू पेंशन स्कीम बोलिए या नेशनल पेंशन सिस्टम लागू हुआ है। ये दोनों के बीच में फ़र्क जो है, जैसे मैंने पहले ही बताया, एनपीएस सिस्टम है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम, यानी कि जिनको पेंशन चाहिए उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। अपने सैलरी से एक हिस्सा जो है उनको हर महीना कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। लेकिन जो ओल्ड पेंशन स्कीम था, ये कंट्रीब्यूटरी पेंशन नहीं था, ये नॉन कंट्रीब्यूटरी और डिफाइंड पेंशन स्कीम था। यानी कि रिटायरमेंट के टाइम में लास्ट जो सैलरी है रिटायरमेंट के टाइम में किसी का, उसका 50% उनको पेंशन के हिसाब से दिया जाता है, जबकि इसके अगेंस्ट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम में पहले तो था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो खुद 10% देंगे सैलरी के, सैलरी मतलब बेसिक और डीए की। गवर्नमेंट जो है एम्प्लॉयर के होने के नाते वो भी 10% देंगे, और उसके बाद जो कॉर्पस इकट्ठा होगा वो मार्केट में इन्वेस्ट होगा। हमारे बहुत सारे फंड मैनेजर हैं, उनके पास हम लोग ये पैसा देते हैं। एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट पैटर्न उनको बताया जाता है और उस हिसाब से वो मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। ये मार्केट के उतार चढ़ाव के साथ आगे पीछे थोड़ा होता है, लेकिन जब रिटायरमेंट के टाइम आएगा, जो कॉर्पस उन्होंने इकट्ठा किया है उसके ऊपर उनको पेंशन दिया जाएगा। तो दोनों में ये बहुत बड़ा एक अंतर है कि चूंकि एनपीएस जो है कंट्रीब्यूटरी सिस्टम है, अब पहले वाला सिस्टम नॉन कंट्रीब्यूटरी था। जी सुप्रतिम जी, आपने बताया कि एक कंट्रीब्यूटरी है, एक नॉन कंट्रीब्यूटरी है। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू है और नेशनल पेंशन स्कीम या न्यू पेंशन स्कीम भी लागू है, और कितनी तरह की पेंशन स्कीम्स हैं, और क्या अगर कोई शख्स चाहे तो एक से ज़्यादा पेंशन का फ़ायदा ले सकता है? हाँ, ये आपने बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछी है, क्योंकि पहले तो है कि ओल्ड पेंशन स्कीम में जो ये था कंट्रीब्यूशन नहीं था, तो उसके बाद ये न्यू कंट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम जो है, तो पुराना कंट्रीब्यूटरी स्कीम जो नॉन कंट्रीब्यूटरी स्कीम ओल्ड पेंशन स्कीम वो लागू है कि नहीं? हाँ, वो लागू है। 31 दिसंबर 2003 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में जिन लोग आए हैं उन लोग अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। और इसमें ऑलरेडी करीब करीब जो लास्ट आंकड़ा हमारे पास है 65 लाख ऐसे रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जिन लोग को अभी ये स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। सिमिलरली स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी ये है कि पहले से जिन लोग पेंशन स्कीम में थे, ओल्ड पेंशन स्कीम में थे, उनको उस स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन उस स्कीम के साथ उन लोग और एनपीएस नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने एनपीएस लिया, उसके साथ दूसरा पेंशन स्कीम ले सकते हैं कि नहीं? हाँ, ले सकते हैं, क्योंकि बहुत तरह का पेंशन स्कीम अभी लागू है। जैसे इंश्योरेंस कंपनीज भी पेंशन स्कीम देते हैं, उस पेंशन स्कीम में एन्युटी स्कीम देते हैं।
जिसमें डेफर्ड एन्युटी होता है, मतलब आज से आप कंट्रीब्यूट करते रहिए, आपके रिटायरमेंट तक कंट्रीब्यूट करिए और जो उसका ये होगा इकट्ठा पैसा इकट्ठा होगा, उस पैसा से आप पेंशन लीजिए। तो किसी को अगर लगता है कि एनपीएस सिस्टम से जो पेंशन आएगा उसके ऊपर भी पेंशन को सपोर्ट करने के लिए दूसरा पेंशन का ज़रूरत है, वो ज़रूर ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जी सुप्रीतिम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि किस मकसद के साथ इस नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत की गई? क्या सोच थी? पहले से ये एक चल रही थी एक ये पेंशन स्कीम, फिर क्या ज़रूरत पड़ी नेशनल पेंशन स्कीम को शुरू करने की? इसके लिए थोड़ा एनपीएस के जो हिस्ट्री है उसके ऊपर हम लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा, क्यों एनपीएस लाना पड़ा। क्योंकि सबसे बड़ा जो है ओल्ड पेंशन सिस्टम में जो वीकनेस था, ये नॉन कंट्रीब्यूटरी है। नॉन कंट्रीब्यूटरी होने के नाते जब कोई रिटायर हो रहा है, वो जो पेंशन गवर्नमेंट दे रहे हैं लास्ट सैलरी के 50%, वो कहाँ से दे रहे हैं? वो अपने करेंट रेवेन्यू से गवर्नमेंट को वो बियर करना पड़ता है। तो इसके ऊपर बहुत सारे एनालिसिस किया गया, 2-3 कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट किया गया लेट 1990s में। एक था भट्टाचार्य कमेटी, उसके बाद एक ओएसिस कमेटी बोल के आया था। इन दोनों का रिपोर्ट में एक ही चीज निकाल के आया कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम बहुत दिन तक आप लागू नहीं रख सकते, क्योंकि इसमें ये फाइनेंशियली अनस्टेबल हो रहा है, अनसस्टेनेबल हो रहा है, और इसके लिए गवर्नमेंट के जो है फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा असर आ सकता है। तब ये सोच के ये किया गया कि हाँ, कंट्रीब्यूटरी सिस्टम हम लोग लागू करें। सुप्रीतिम जी, आपने बताया कि किस तरह से पेंशन का फ़ायदा उठाया जा सकता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? अगर हम नेशनल पेंशन स्कीम की बात करें तो कौन लोग इसके लिए एलिजिबल हैं? आज कोई भी इंसान जिनका एज 18 से 70 के अंदर है, आके अपना खाता खोल सकते हैं और यहाँ से पेंशन का बेनिफिट उनको मिलेगा। दूसरा है, कौन कर सकते हैं? इसमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ही नहीं, इसमें कोई भी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई, इंडिविजुअल्स, आप हम सभी अपना खाता खोल सकते हैं, अपने हिसाब से उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना होगा? साल में 1000 रुपया, बहुत ही कम। और दूसरा है कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन आप कितना भी अमाउंट कर सकते हैं, लेकिन एक जो है पीएमएलए गाइडलाइंस है, पीएमएलए एक्ट आप लोग जानते हैं, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी कि आपके नॉन सोर्सेस ऑफ इनकम से जितना दूर तक आप दे सकते हैं उतना ही आप दे पाएंगे। ये अलग अलग आदमी का अलग अलग हो सकता है, तो उस हिसाब से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सुप्रीतिम जी, आपने बताया कि 60 साल के बाद किस तरह से इसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। एक सवाल ये भी उठता है, जिसके नाम पर ये पेंशन है, अगर वो व्यक्ति नहीं रहता है तो क्या इसका फ़ायदा उसके परिवार वालों को भी मिल सकता है? हाँ, ज़रूर। अब मान लीजिए पेंशन चालू हुआ, उसके बाद जो पेंशनर है उनका डेथ हो जाता है, तो इसमें हमारे जिस तरह का पेंशन स्कीम है उसमें जॉइंट लाइफ पेंशन होता है, यानी कि ओरिजिनल पेंशनर का डेथ होने के बाद उनके स्पाउस जो है, अगर हस्बैंड पेंशनर है तो वाइफ, अगर वाइफ ओरिजिनल पेंशनर है तो उनके हस्बैंड को इक्वल अमाउंट ऑफ पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। और उसके बाद स्कीम ऐसा भी है कि दोनों के डेथ हो जाने के बाद उनके जो लीगल हेयर है या नॉमिनी है, उनको पूरा ये 40% जहाँ से वो पेंशन खरीदे थे वो पूरा अमाउंट इकट्ठा हम लोग लौटा देंगे। तो यानी कि ये पैसा जो है कहीं नहीं जाएगा, पेंशन मिलता रहेगा हस्बैंड वाइफ दोनों को जब तक वो जीवित है, और उनके अनफॉर्चुनेट डेथ के बाद उनके नॉमिनी या लीगल हेयर को पूरा पैसा लौटा के दे देते हैं हम लोग। जी सुप्रीतिम जी, तो आपने बताया कि फ़ंड मैनेजर अपना चूज़ करना पड़ता है और साथ ही आपको चॉइसेस भी मिलती हैं कि आप कहाँ अपना पैसा डालना चाहते हैं। अब 2004 से ये बात करें तो नेशनल पेंशन स्कीम की शुरुआत हुई थी, तब से अब तक की अगर बात करें तो जो सब्सक्राइबर्स हैं, किस तरह का बेनिफिट, किस तरह के रिटर्न्स उनको मिले हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। अभी देखिए, लास्ट 15 साल का अगर आंकड़ा आप देखेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्कीम है, तो कोई भी लॉन्ग टर्म स्कीम में मेरा सजेशन जो रहेगा कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न देखिए,
क्योंकि कोई भी एक साल आप देखेंगे तो उसमें क्या हो सकता है कि आपके रिटर्न बहुत अच्छा भी हो सकता है और बहुत ख़राब भी हो सकता है। करीब करीब 15 साल का आप ट्रैक रिकॉर्ड ले लें, हमारा इक्विटी का रिटर्न आया है 12% के ऊपर, 12.1% करीब। मतलब ये है कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। ये सिर्फ एक साल का नहीं है, 15 साल का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, जिसको CAGR कहलाते हैं, वो है 12.1%। जबकि कॉरपोरेट बॉन्ड जो उससे जो लेस रिस्की है, उसका आया है करीब करीब 9.2%। जबकि सबसे सेफेस्ट, जैसे मैंने बताया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, क्योंकि इसमें सॉवरेन गारंटी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का गारंटी होता है, सबसे सेफ है, कोई डिफ़ॉल्ट का रिस्क नहीं है। इसमें अगर कोई डालना चाहेंगे तो 15 साल में करीब करीब 8.65 to 8.7% रिटर्न हम लोग ने दिया है। सुप्रतिम जी, अब सवाल ये उठता है कि किस तरह का रिस्पांस इस स्कीम को मिल रहा है? क्या लोग अवेयर हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं? किस तरह का रिस्पांस आपको मिल रहा है इस स्कीम को लेकर के? लास्ट 2-3 साल में हमने देखा कि इसका रिस्पांस काफ़ी बढ़ गया। एक टाइम था जिसमें साल में करीब 3-3.5 लाख लोग ही इसमें ज्वाइन करते थे, जो वॉलंटरी बेसिस में आते थे। लेकिन अभी लास्ट ईयर ये ऑलमोस्ट 10 लाख हो गया और इस साल भी करीब करीब 10 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। वो है कि देखिए, इसमें ना सेंट्रल गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा कदम जो उठाया है, इसमें एक अलग से टैक्स बेनिफिट दिया गया। एक सेक्शन है इनकम टैक्स एक्ट में 80 CCD 1B, जिसके तहत आपको अगर NPS में आप इन्वेस्ट करेंगे, एक साल में मैक्सिमम 50,000 तक का आपको छूट मिल सकता है। और जो है ना, बाकी जितना इन्वेस्टमेंट है उससे अलग है, ये सिर्फ NPS के लिए दिया गया है। तो ये टैक्स बेनिफिट होने के नाते लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अच्छा बेनिफिट उनको मिल रहा है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, इनको अल्टीमेटली बुढ़ापे की जो सहारा है, अपना फाइनेंशियल वेलबींग, उसका एक जो है हेल्प हम लोग दे सकते हैं NPS के जरिए। सुप्रतिम जी, जो लोग इस पेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, एलिजिबल होते हैं और रिटायर होने वाले होते हैं, तो उनको किस तरह की तैयारी करनी चाहिए जिससे कि समय रहते उनको पेंशन मिल जाए? क्या उनको खुद से कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं या ऑटोमेटिकली अकाउंट डिपार्टमेंट जो होते हैं वो आगे प्रोसेस शुरू कर देते हैं? तो क्या करना चाहिए, किस तरह से ये समय रहते टाइम से पेंशन मिल जाए लोगों को? अब देखिए, इसमें क्या है कि 2 तरह के कस्टमर्स नॉर्मली होते हैं। एक है गवर्नमेंट सेक्टर के कस्टमर, एक है नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के कस्टमर, जिन्होंने वॉलंटरीली स्कीम में ज्वाइन किया। हम लोग दोनों कस्टमर को जो है 6 महीना पहले से, रिटायरमेंट के 6 महीना पहले से उन लोग को हम लोग सूचित करते हैं। उनके पास मेल जाता है, SMS जाता है, उनको बताया जाता है आपको पर्टिकुलर डेट में रिटायरमेंट है, आप जो है आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना डिपार्टमेंट में दे दीजिए। तो वो अपना डॉक्यूमेंट्स जो हैं अपने जो नोडल ऑफिसर है, DDO होते हैं या जो भी हो, उनके पास उन लोग दे देते हैं। और अभी डिपार्टमेंट से कैलकुलेशन का कोई इसमें चांस नहीं है, क्योंकि पूरा डेटा जो है हमारे पास रहता है। हमारे एक सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, 3 ऐसा कंपनी अभी हमारे साथ काम कर रहे हैं। एक है, पहले नाम था NSDL, अभी नाम हो गया प्रोटियन, एक है KFinTech और एक है CAMS। अभी ये तीनों के पास आ जाएगा उनके ऑफिस से पूरा डेटा, और उस हिसाब से उन लोग जो है वो 60% जो है रिलीज़ करके उनके अकाउंट में डाल देंगे। और जब उन लोग अपना डेटा भेज रहे हैं, सिर्फ कस्टमर को एक चीज़ हम लोग बोलते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप किस तरह का पेंशन लेंगे वो भी चॉइस हमारे पास दे दीजिए, ताकि बिना कुछ डिले हम लोग उस तरह का पेंशन खरीद के उनको दे सकते हैं। और कौन कंपनी से आप पेंशन लीजिएगा, कौन सा इंश्योरेंस कंपनी, हम लोग सारी इंश्योरेंस कंपनी का डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट में रखते हैं, उसका क्या रेट रहेगा वो भी हम लोग रखते हैं, ताकि उनको चूज़ करने में सहूलियत हो। और उसके बाद जो है, जो भी कंपनी उन्होंने चूज़ किया, उस कंपनी से भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स कस्टमर के साथ डायरेक्टली बात करके उनको हेल्प करते हैं कैसे ये होगा। इस बीच में एक बहुत अच्छा चीज़ जो डेवलपमेंट हुआ है, अभी पहले जब उन लोग
अपना पेंशन खरीदने के लिए जाते थे इंश्योरेंस कंपनी के लिए, फिर उनको केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता था। अभी हम लोग IRDA के साथ बात किया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI के साथ, और IRDAI अभी गाइडलाइन दिया अपने पेंशन जो देते हैं उस कंपनी को कि भाई दोबारा केवाईसी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, जो केवाईसी PFRD के थ्रू हमारे पास आ रहा है उस बेसिस पे ही आप आगे बढ़िए और उन लोग को पेंशन इशू करिए। तो हर स्टेप पे हम लोग कोशिश किए हैं कि जितना जल्दी हो उनको ये पेंशन मिल जाए। तमाम जानकारी के बाद अब बहुत से ऐसे व्यूअर्स होंगे जो ये जानना चाहेंगे कि खुद को कैसे और कहां नेशनल पेंशन स्कीम के तहत रजिस्टर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। एक नया पेंशन अकाउंट ओपन करने के लिए आप यहाँ नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करेंगे। चलिए हम एक नया अकाउंट ओपन करने के लिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें यहाँ पर आप चूज करेंगे एप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल सब्सक्राइबर। स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट में आप चूज करेंगे सिटीजन ऑफ इंडिया। रजिस्टर विद में आप चूज कर लेंगे आधार ऑफलाइन eKYC। इसके बाद है अकाउंट टाइप, इसमें आप टीयर 1 भी ओपन कर सकते हैं या एक साथ आप टीयर 1 और टीयर 2 दोनों ओपन कर सकते हैं। चलिए हम दोनों ओपन करेंगे, टीयर 1 और टीयर 2। इसके बाद यहाँ पर आपको डालना होगा अपना आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। इसके बाद यहाँ पर आपको डालने होंगे अपने आधार कार्ड के लास्ट डिजिट्स। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड की ऑफलाइन eKYC XML फाइल अपलोड करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर आप चूज कर लेंगे पैन कार्ड पर आपको किसका नाम चाहिए, फादर नेम चाहिए या मदर नेम चाहिए। आपका मोबाइल नंबर आ गया है, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी फैमिली डिटेल्स फिल करनी होगी, जिसमें आप यहाँ पर फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम टाइप करेंगे और यहाँ पर आप अपनी माँ का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम टाइप करेंगे। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपनी आइडेंटिटी डिटेल्स देनी होगी, जिसमें आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। आईडी प्रूफ में आपका आधार कार्ड सिलेक्ट हो गया है और साथ ही बर्थ प्रूफ में भी आपका आधार कार्ड ही सिलेक्ट हो गया है। इसमें आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसका आपको आंसर देना है, ये कैप्चा है। इसके बाद आपको जनरेट एक्नॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। आप इसको सेव करके रख लीजिए। इसके बाद आपको 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। एक तो आपको अपना पैन कार्ड स्कैन करके यहाँ अपलोड करना होगा और एक आपको कैंसिल चेक अपलोड करना होगा। आपका आधार कार्ड वाला फोटो यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको फोटो अलग से अपलोड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, जिसके लिए आप यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ सेव पर क्लिक कर देना है। आपका सिग्नेचर अपलोड हो गया है, तो आपको यहाँ पर कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पर एक बार आप अपनी सारी डिटेल्स को चेक करेंगे और कहीं पर भी अगर आपको कुछ गलत लगता है तो आप एडिट पर क्लिक करके उसको एडिट कर सकते हैं, वरना आप नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करना होगा। टीयर 1 के लिए आपको कम से कम 500 रुपीज और टीयर 2 के लिए आपको कम से कम 1000 रुपीज का यहाँ पर इनिशियल कॉन्ट्रीब्यूशन करना होगा। इसके बाद कंफर्म पेमेंट पर क्लिक करेंगे। पेमेंट करने के आपको दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे, आप बिल डेस्क या SBI ई-पे के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। चलिए हम SBI ई-पे के थ्रू पेमेंट करेंगे, डिक्लेरेशन देंगे। इसके बाद यहाँ मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे, कंफर्म, प्रोसीड। ये आपको ले जाएगा SBI ई-पे में। टोटल आपको 1500 रुपीज का पेमेंट करना होगा, जो कि आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या भीम UPI के थ्रू कर सकते हैं। चलिए हम इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करेंगे। इसमें हम यहाँ पर चूज कर लेंगे अपना बैंक HDFC। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे, यूजर आईडी पासवर्ड डालकर लॉगिन करेंगे। उसके बाद कंफर्म कर देंगे। मोबाइल फोन पर बैंक की तरफ से जो OTP सेंड किया जाएगा वो OTP डालकर सबमिट कर देंगे। पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, तो आप देख सकते हैं कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी PRAN नंबर
यहाँ जनरेट हो गया है। यहाँ सेव प्रिंट पर क्लिक करके आप पेमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर लेंगे। इसके बाद आपको फॉर्म को ई साइन करना होगा, जिसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। इसके बाद अगर कोई एरर आ जाता है, आप यहाँ पर वापस आ जाते हैं, तो आप फिर से नेशनल पेंशन सिस्टम पर क्लिक करेंगे, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको यहाँ पर ई साइन का ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको अपना एक्नॉलेजमेंट नंबर डालना होगा, जो कि शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि सेव कर लीजिए। और यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट डेट डालेंगे, जो कि आप आज की ही डेट डालेंगे जब आपने अप्लाई किया है। यहाँ पर फर्स्ट नेम डालेंगे, इसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अपनी ईमेल आईडी और ये कैप्चा फिल करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप चाहें तो फॉर्म को प्रिंट करके इस पर सिग्नेचर करके इसको कुरियर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी इसको ई साइन कर सकते हैं, जिसका पूरा प्रोसेस पेपरलेस रहेगा। तो हम पहला ही ऑप्शन चूज करेंगे और ई साइन एंड डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको 5 रुपये 90 पैसे का चार्ज देना होगा। प्रोसीड करेंगे। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना है, कंसेंट देनी है और सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ डालकर वेरीफाई करेंगे। ओके, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सक्सेसफुली ई साइन हो चुका है। आप यहाँ से ई साइंड फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड के लिए डाउनलोड करेंगे। PFRDA की पेंशन स्कीम के तहत नेशनल पेंशन स्कीम एक वॉलेंट्री स्कीम है और जिसका फ़ायदा 18 साल से लेकर के 70 साल तक के सिटीजन्स उठा सकते हैं। और इस स्कीम का मकसद है बुढ़ापे की पेंशन को लंबे समय के लिए मार्केट से चलने वाले मुनाफे के साथ फराहम करना है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। सुप्रतिम जी, आपने न्यू पेंशन स्कीम से जुड़ी तमाम अहम जानकारी हमारे व्यूअर्स को दी और जो भी खुद को इसके तहत रजिस्टर कराना चाहते हैं आराम से करवा पाएंगे। आपने समय निकाला और तमाम अहम जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नाजरीन, आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, बात करेंगे एक नई स्कीम के बारे में। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब। प्रोफाइल्स देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन।